बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के नदी तंत्र को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन और पुनपुन, कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस दिशा में बहती है, इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कौन सा जिला किस नदी के किनारे स्थित है, यह सब एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम बिहार के पूरे नदी तंत्र को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि रिवीजन सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत ही सहायक होगा। स्वागत है आपका प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम बिहार के अपवाह तंत्र पर चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख रूप से बिहार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इनका उद्गम स्थल क्या है, इनकी लंबाई कितनी है और इनकी सहायक नदियां क्या हैं। आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम बिहार के अपवाह तंत्र यानी नदी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिहार की नदियों के बारे में कि वे कहां से उद्गमित होती हैं और कौन सी नदियां बिहार में महत्वपूर्ण रूप से बहती हैं। अपवाह प्रणाली का आधार, किसी भी स्थान की अपवाह प्रणाली वहां के उच्चावच यानी वहां पर स्थल स्वरूप कैसा है, वहां के स्थल स्वरूप कैसे हैं और उनकी भूमि की ढाल इस पर निर्भर करती है। अगर भूमि की ढाल इस तरीके से बिल्कुल खड़ी है तो नदियां बिल्कुल सीधे प्रवाहित होंगी। अगर भूमि की ढाल थोड़ी मंद है तो नदी थोड़ी मंद गति से प्रवाहित होगी और अगर ऐसी समतल भूमि है तो आप जानते ही हैं कि नदियां फिर और स्लो गति से प्रवाहित होती हैं। अब अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं बिहार के। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात और विभिन्न गर्म जल कुंडों को शामिल किया जाता है और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, अपवाह तंत्र बनता है। ठीक है, नदियों का अपवाह तंत्र और प्रतिरूप की बात करें तो बिहार की नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है, जालीनुमा। कैसा है, जालीनुमा, यानी इस तरीके से नदियां बहती हैं कि जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जालीनुमा संरचना बन जाती है। और वृक्षाकार, आप जानते ही हैं जब भी हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी बिहार में कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है और उससे आकर ऐसी सहायक नदियां मिलती हैं। और आप देखेंगे जब सहायक नदियां ऐसी मिलती हैं तो ये आकृति आपको कैसे दिखाई दे रही है, पेड़नुमा, है ना, वृक्षाकार। यानी मान लीजिए कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी के चारों तरफ से ऐसे आकर क्या मिल रही है, दोनों तरफ से दाएं और बाएं से अन्य नदियां मिल रही हैं, सहायक नदियां मिल रही हैं और इस तरीके से जो आकृति बनती है इसे हम क्या कहते हैं, वृक्षाकार आकृति। इसलिए कहा जाता है कि बिहार की नदियों का अपवाह तंत्र मुख्यतः जालीनुमा और वृक्षाकार प्रकार का है। ठीक है, क्यों, इन नदियों के इस तरीके से मिलने की ही वजह से जो आकृति बनती है उसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है। नदियों के वर्गीकरण की बात करें तो बिहार में दो प्रकार से नदियों के वर्गीकरण को विभाजित किया गया है। एक तो हिमालय से आकर मिलने वाली नदियां, क्योंकि हिमालय से प्रवाहित होकर किससे मिलती हैं, वो गंगा नदी से, तो एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा है पठार से निकलने वाली नदियां। और अगर हम एक मोटा मोटा बिहार का मैप बनाए तो आप समझेंगे, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे क्या कि जो बिहार में हिमालय से आकर बहने वाली नदियां हैं वो कुछ इस तरीके से आकर प्रवाहित होती हैं और पठार से, पठार कहाँ है, यहाँ है छोटा नागपुर का पठार, है ना, झारखंड में, तो पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती हैं और ये नदियां अंततः कहाँ मिलती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बालान, कोसी और महानंदा आदि। और ये नदियां मार्ग परिवर्तन करती हैं, बाढ़ और सिल्ट का जमाव करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये बाढ़ और सिल्ट का जमाव करती हैं और मार्ग परिवर्तन करने की वजह से कई धाराएं इनकी प्रवाहित होती हैं। जैसे शुरुआत में जो बूढ़ी गंडक जिसे हम जानते हैं वो पहले गंडक के नाम से ही जानी जाती थी, फिर गंडक नदी ने अपनी नई धारा प्रवाहित कर ली तो जो पुरानी नदी की धारा है उसे बूढ़ी गंडक कहा जाने लगा और जो अभी वर्तमान में जैसे हम गंडक नदी बोलते हैं वो अब उसकी नई धारा है। ठीक, कोसी नदी के बारे में भी हम जानते हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, बिहार का इसे शोक कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावना उत्तरी बिहार में बढ़ जाती है और बाढ़ आती भी है। पठार से निकलने वाली नदियों की बात करें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पचाने, मान, काव, मोरहर, हरोहर, उत्तरी कोयल, चानन, अजय और किऊल आदि ये पठार से निकलने वाली नदियां हैं जो कहां मिलती हैं, गंगा नदी में अंततः जाकर मिलती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में ये नदियां पूरी तरह क्या होती हैं, सूख जाती हैं।
क्यों? क्योंकि इनकी हिमालय नदियों की तरह इनके लिए ग्लेशियर से तो जल मिलेगा नहीं, ग्लेशियर के पिघलने से तो इनमें जल की आपूर्ति होगी नहीं, ये पठार से निकलने वाली नदियां हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के समय अक्सर ये नदियां सूख जाती हैं और कैसी आकृति ले लेती हैं? नाल दृश्य, नाल के जैसे आकृति ले लेती हैं और ये बिहार में जल विद्युत स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? जो ये पठारी नदियां हैं ये बिहार में जो जल विद्युत है उसके स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। फिर कौन सी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हैं और बिहार से होकर प्रवाहित होती हैं? तो बिहार में ऐसी 3 प्रमुख नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए बिहार में भी प्रवाहित होती हैं। सबसे पहले है घाघरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले है क्या? घाघरा। दूसरी नदी कौन सी है? गंडक। दूसरी नदी कौन सी है? गंडक। और तीसरी नदी है जो यहां से प्रवाहित होती है, कर्मनाशा। ठीक है, तीसरी नदी कौन सी है? कर्मनाशा। तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हैं और ये तीनों नदियां कहां? बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बहती हैं। ठीक है, सीमा बनाते हुए बहती हैं, बिहार में जाती हैं। अब थोड़ा सा हम मैप के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ये है बिहार का मैप। मोटा मोटा जो प्रमुख नदियां हैं वो आपके सामने है। जैसे ये है घाघरा नदी। ठीक है, यूपी के साथ बॉर्डर प्रवेश करते हुए बनाते हुए देखिए बिहार में प्रवेश कर रही है ना। फिर ये है कौन सी? गंडक नदी। आपने देखा ये भी यूपी है, ये वाला हिस्सा यूपी और फिर यहां बिहार में प्रवेश करती है। और ये नदी है कौन सी? ये है, ध्यान रखें, यहां से हम ऐसे निकालते हैं, ये कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा। और कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी की सीमा बनाते हुए फिर आगे जाकर प्रवाहित हो जाती है और गंगा नदी में मिलती है। ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा नदी कहां से प्रवाहित होती है? यूपी और बिहार की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। अब हम समझते हैं पूरे अपवाह तंत्र को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी की, जिसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड। हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, गोमुख के बारे में आप ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? भागीरथी व अलकनंदा। और अलकनंदा, इन दोनों का मिलन होता है। ध्यान रखिएगा, गंगोत्री के पास देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन होता है, आगे बढ़ती है, गंगा नदी कहलाती है। इसका मुहाना कहां पर है? ध्यान रखें, बंगाल की खाड़ी में। और ये बंगाल में भी प्रवेश करती है। किस जिले से? साहेबगंज जिले के साथ सीमा बनाते हुए फिर अंततः कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल के किस जिले से सीमा बनाते हुए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो नोट कर लीजिएगा, साहेबगंज के साथ। अगर बात करें गंगा नदी की कुल लंबाई की, तो भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर पूछा जाए बिहार में कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर के संदर्भ में है। अब बात कर लेते हैं प्रवाह क्षेत्र की, अपवाह तंत्र की और इसकी सहायक नदियों की। तो प्रवाह क्षेत्र है इसका 15,165 वर्ग किलोमीटर तथा अपवाह प्रतिरूप इसका कौन सा है? वृक्षाकार, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। यह बिहार के 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है और सर्वाधिक लंबाई इसकी कहां पर है? पटना जिले में। आप जानते हैं पटना जिले की आकृति कुछ इस तरीके से है ना। और गंगा नदी से प्रवाहित होकर सर्वाधिक लंबाई कहां पर है इसकी? पटना जिले में है, जो इससे होकर गुजरती है। मगध एवं कोशी प्रमंडल को छोड़कर अन्य सभी प्रमंडलों में यह प्रवाहित होती है। तो कौन से प्रमंडल में प्रवाहित नहीं होती? दो नोट करिएगा, पहली मगध, दूसरा कोसी प्रमंडल। मगध कहाँ है? दक्षिण बिहार में, कोसी है उत्तर बिहार में। अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो आप जानते हैं गंगा नदी का प्रवाह कुछ इस तरीके से है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व में यानी ये दिशा कैसी होगी? ये तो यहां से जो नदियां मिलती हैं वो इसके दाएं हिस्से से मिलने वाली नदियां हैं और यहां से जो नदियां मिलती हैं वो इसके बाएं हिस्से से मिलने वाली नदियां हैं, है ना। तो सहायक नदियों में बाएं हिस्से से कौन कौन सी नदी है? ध्यान रखिएगा, घाघरा यानी सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान और महानंदा, जिसके दाएं हिस्से से मिलती हैं। अब बाएं हिस्से से इसके बाएं हिस्से से मिलती हैं। अब दाएं हिस्से से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा, पुनपुन, हरोहर, क्यूल और फल्गु। अब ये ध्यान रखें कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो नोट करिएगा, पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर, ये 4 शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये गंगा नदियों के बारे में हमने चर्चा में शामिल किया। अब अगला है घाघरा, सरयू। उद्गम स्थल क्या है इसका? मंधौता चोटी के निकट मापचोचुंग हिमनद। कहां पर? नेपाल से यह निकलती है, जिसे गुरला मंधौता चोटी के पास से उद्गमित माना
जाता है। संगम मुहाना यानी ये कहाँ जाकर अंततः इसका प्रवाह बंद होता है? छपरा के निकट गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 1080 किलोमीटर और यह बिहार में 83 किलोमीटर पर बहती है। कितनी लंबाई के साथ? 83 किलोमीटर बिहार में बहती है। खोना, झरही, दाहा, तेल इसकी सहायक नदियां हैं। यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है। सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में सरयू तथा पश्चिमी क्षेत्र में शारदा के नाम से इसे जाना जाता है। अन्य नाम कौन कौन से हैं? दिविका, जिसे देविका भी कहते हैं, एवं रामप्रिया। ऊपरी भाग में लखनदेई तथा मैदानी भाग में पश्चिम की ओर करनाली व पूर्व की ओर शिखा कहलाती है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 2995 वर्ग किलोमीटर तक इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और तट पर बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है? छपरा, जो किस पर बसा हुआ है? घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगली नदी है गंडक नदी। उद्गम स्थल कौन सा है? अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट व कुतांग, कहां पर? नेपाल के मध्य तिब्बत में। बात करते हैं कि ये मुहाना कहां बनाती है तो यह पहलेजा घाट सोनपुर यानी गंगा नदी पर जाकर मिल जाती है। सोनपुर व हाजीपुर की सीमा बनाते हुए यह बहती है। कुल लंबाई कितनी है? 630 किलोमीटर और बिहार में प्रवाहित होती है 260 किलोमीटर। अब प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा कि बिहार में इसलिए क्योंकि नेपाल से निकलती है, तिब्बत वाले रीजन से, तो नेपाल से प्रवाहित होते हुए फिर बिहार में आती है। बात कर लीजिएगा महत्वपूर्ण लंबाई की, जलग्रहण क्षेत्र की और सहायक नदियों के संदर्भ में। तो भावसा, हरहरा, काकरा, हरदा ये इसकी सहायक नदियां हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी रेखा 120 किलोमीटर जो बनाती है वो है कौन सी? गंडक नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सबसे लंबी रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है तो वह नदी है गंडक नदी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अन्य नामों की। गंडक नदी को सप्तगंडकी, नारायणी, शालिग्रामी और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर बिहार में यह प्रवेश करती है और कुल जल प्रक्षेपण इसका जो क्षेत्र है वो कितना है? 40,553 वर्ग किलोमीटर तथा बिहार में कितना है? 4188 वर्ग किलोमीटर। कितनी? बिहार में कितनी क्षेत्र को कवर करती है? 4188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, एरिया को कवर करती है। और इसके तट पर बसने वाले शहर कौन से हैं? हाजीपुर और सोनपुर। नोट कर लीजिएगा, मिस्टेक नहीं करना है। अगली नदी है बूढ़ी गंडक नदी। उद्गम स्थल क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चोर। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी के विषमपुर के पास से यह उद्गमित होती है। इसका मुहाना है मुंगेर, कहां पर? ध्यान रखें, गंगा नदी में जाकर मिलती है। जमालपुर के निकट यह गंगा में नदी में मिलती है। लंबाई की बात कर लीजिएगा तो 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और बिहार के संदर्भ में इसकी लंबाई का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिएगा, डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालौर, सिकटा, धनूती, तिरुर, तिलावे, बागमती, हरहा और बाणगंगा इसके आसपास से मिलने वाली सी नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर तथा जल प्रवण क्षेत्र यानी कितना एरिया बिहार का यह कवर करती है तो ध्यान रखिएगा, चूंकि जल प्रवण क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है तो पूरे एरिया के बारे में बात की गई है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में उल्लेख नहीं है अभी यहाँ पर। तो जल प्रवण क्षेत्र के बारे में ध्यान रखिएगा कि 9601 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह उत्तरी बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। तो बूढ़ी गंडक बहुत तेज धारा से बहती है। ऊपरी भाग में यह सिकरहरना के नाम से जानी जाती है तथा यह मोतीहारी के निकट अवती नदी की धारा से मिलने के पश्चात क्या कहलाती है? बूढ़ी गंडक। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पहले इसे बूढ़ी गंडक नहीं कहते, पहले क्या कहते हैं आपको नोट कर लेना है। ऊपरी भाग में जब ये प्रवाहित होती है तो इसे सिकरहना कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही यह मोतीहारी के निकट कौन सी नदी से मिलती है? अवती नदी। अवती नदी की धारा से मिलती है, उसके बाद क्या कहलाती है? बूढ़ी गंडक कहलाती है। इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं? समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। अगली नदी है बागमती नदी। उद्गम स्थल है शिवपुरी, महाभारत श्रेणी। कहां पर? नेपाल में। महाभारत पर्वत श्रेणी के शिवपुरी से निकली हुई है। संगम और मुहाने की बात करें तो कोसी नदी मुंगेर जो कि गंगा नदी में जाकर मिलती है, तो सबसे पहले कोसी नदी में मिलती है और अंततः यह कहां मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, आप सभी जानते हैं। इसके पास बिहार में बेगूसराय के निकट लाल बकैया से मिलने के पश्चात यह गंडक नदी में मिल जाती है। कहां मिलती है? गंडक नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो 589 किलोमीटर की कुल लंबाई है और बिहार में
394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, लाल बकैया, जमुनी, सिपरी धार, छोटी बागमती, कोला, लखनदेई और चकनाह कमला नदी इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। बात कर लेते हैं बिहार के संदर्भ में, तो यह बिहार की चिरस्थायी नदी है जो नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी के शिवपुरी से निकलती है तथा सीतामढ़ी जिले के सोरखतिया गांव के पास किसमें प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले के ध्यान रखिएगा, गांव का नाम क्या है? सोरखतिया। सोरखतिया के पास किसमें प्रवेश कर जाती है? बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है और इसी नदी के किनारे नेपाल का काठमांडू शहर और जो पशुपतिनाथ मंदिर है, बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, वह पशुपतिनाथ मंदिर अवस्थित है। इसके तट पर बसा शहर है दरभंगा। तो नोट करते हुए चलिएगा। अगली नदी है कमला बलान। ध्यान रखें, उद्गम स्थल कौन सा है कमला बलान का? सिंघोली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी। कहां पर? नेपाल में। संगम और मुहाना कहां बनाती है? माढ़ा गोला पीपरा घाट में बलान नदी से यह मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीपरा घाट में किससे मिल जाती है? बलान नदी से। और एक धारा कोसी नदी से मिलती है, जबकि एक प्रमुख धारा खगड़िया में बागमती नदी से मिलती है। कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। बिहार में बहती है 120 किलोमीटर में। सहायक पहले नदियों से मिलने वाली जो नदियां हैं वो देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोनी, ढोरी, भूती बलान, मैनावती और त्रिशूला, इन नामों से ये नदियां इसकी प्रमुख छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल के सिंघोली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी से होता है। यह बिहार में मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है, जहां बिहार सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, जयनगर। ठीक है, और इस नदी को मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कुल जल प्रवण क्षेत्र इसका 7232 वर्ग किलोमीटर है। तो कमला नदी मिथिला क्षेत्र में पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। नोट कर लीजिएगा। अगली नदी है कोसी नदी। तो उद्गम स्थल है गोसाई स्थान। कहां? सप्तकोशी, नेपाल। काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई धाम से यह निकलती है। और अगर बात करें मुहाना कहां बनाती है, तो कुर्सेला के निकट यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। बिहार में बहती है 260 किलोमीटर। बात करें अन्य नदियां कौन कौन सी मिलती हैं इससे, तो बागमती, कमला बलान, त्रिजुगा, फरेनी धारा, धीमा साधार या धीमामा धार, ये नदियां इससे आकर मिलती हैं। बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है और इसी कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, यह चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं, अब आपको ध्यान रखना है, कोसी नदी में से हिमालय से निकलने वाली जो 7 धाराएं कौन कौन सी हैं? सुनकोसी, ताम्रकोसी, दूधकोसी, अरुणकोसी और तामूर कोसी आदि से मिलकर बनी है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कौशिकी नाम से जाना जाता है। जल प्रवण क्षेत्र इसका कितना है? 11,410 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये इसका जल प्रवण क्षेत्र है। महानंदा नदी कहां से निकली है? महाभारत श्रेणी, नेपाल से। इसका मुहाना कहां है? मानिहारी, कटिहार में। ध्यान रखें, गंगा नदी में मिलती है। कुल लंबाई इसकी 376 किलोमीटर है और बिहार में 360 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, दान के, पितानु, नागर, रत्ना, मेची, बालासन, कनकाई और टेंगन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य कई स्थानों पर सीमा का निर्धारण भी करती है। यह भारत के पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में भी कहा, उत्तर दिनाजपुर जिला से बिहार के किशनगंज जिला में प्रवेश करती है। बिहार में जल प्रपात क्षेत्र इसका कितना है? 7,957 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 7,957 वर्ग किलोमीटर। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहां से है? अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से यह निकलती है। मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम स्थल है। संगम मुहाना कहां बनाती है? मनेर के निकट, यह गंगा नदी में मिल जाती है। मनेर के निकट ध्यान रखिएगा, किससे मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। कुल लंबाई है 720 किलोमीटर और बिहार में लंबाई है 202 किलोमीटर। ध्यान रखें, कुछ कौन सी नदियां आकर सोन नदी में मिलती हैं, ये नोट कर लीजिएगा। गोपद, रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल नदियां सोन नदी में मिलती हैं। यह हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है।
तो अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है और हिरण्यवाह और सोनभद्र के नाम से जानी जाती है, तो नोट कर लीजिएगा कौन सी नदी है, सोन नदी। इस नदी का उद्गम जहां से नर्मदा तथा महानदी भी निकलती है वहीं से हुआ है। यह अभिकेंद्रिता का उदाहरण है। कहां से प्रवाहित होकर कहां से आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश और इसकी सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से होते हुए कहा बिहार में प्रवेश करती है। सोचिए कितनी लंबाई और कैसे घूम कर प्रवेश करके बिहार में जाती है। ठीक है, यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास जिला से बिहार में प्रवेश करती है। यह बिहार तथा झारखंड की सीमा का निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर ऐसे राजस्थान से होकर माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश से होकर, फिर उत्तर प्रदेश से होकर, फिर झारखंड के थोड़ी से हिस्से में और फिर जाके बिहार में प्रवेश करती है। कहां से? रोहतास जिले से। तट पर बसे हुए शहर कौन से हैं सोन नदी के? डेहरी ऑन सोन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली नदी है पुनपुन नदी, छोटा नागपुर पठार पलामू से निकली हुई है। कहां पर जाकर अपना मुहाना बनाती है? फतुहा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। फतुहा कहाँ है? पटना में है। 200 किलोमीटर लंबाई है और बिहार में इसके संदर्भ में, इसकी लंबाई के संदर्भ में उल्लेख नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, दरधा, मादर, बिलारो, रामरेखा, मोरहर, यमुना, धोबा इसकी प्रमुख नदियों में से शामिल है। बात कर लेते हैं तो ये पठारी भाग से निकलकर ये नदियां गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके अंतर्गत दरधा, मादर, बिलारो, रामरेखा, आद्री, धोखा, मोरहर, यमुना इत्यादि नदियां आती हैं। तट पर कौन सा शहर बसा है? फतुहा। नोट कर लीजिएगा। अगली नदी है फल्गु नदी, कहां से उद्गमित हुई है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। स्थान हजारीबाग, नोट करके चलना है। मुहाना बनाती है मोकामा टाल क्षेत्र गंगा में। कहां पर? ध्यान रखें, उरैन, मुंगेर के निकट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई है 235 किलोमीटर। कितनी? 235 किलोमीटर। इसकी मुख्य धारा का नाम क्या है? निरंजना और मोहने। नोट कर लीजिएगा, मुख्य धारा निरंजना और ध्यान रखें दूसरी धारा मोहने। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए बेहद प्रसिद्ध नदी है और यहाँ पर एक आप जानते हैं एक मेला भी लगता है। आपको बताना है कौन सा मेला है। छोटा नागपुर पठार से आने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण कर लेती है। पठारी भाग से निकलने वाली नदियों में बालू का अंश क्या होता है? अधिक रहता है। वर्षा ऋतु में इन नदियों में भारी मात्रा में जल प्रवाहित होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में या तो यह पूरी तरह सूख जाती है या नाल के सदृश प्रतीत होती है। कौन सा शहर बसा है इसके तट पर? गया जी। कौन सा शहर बसा है? गया जी। अगली नदी है कर्मनाशा, उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा कहाँ है? सारोदाग, कैमूर, विंध्याचल श्रेणी। वही विंध्याचल श्रेणी जो मध्य प्रदेश से होकर विस्तारित होती है और कहां तक जाती है? बिहार के कैमूर वाले क्षेत्र तक। नोट कर लीजिएगा, कहां से उद्गम स्थल कहां से है कर्मनाशा का? सारोदाग, कैमूर, विंध्याचल श्रेणी से। मुहाना कहां बनाती है? चौसा के निकट गंगा नदी में। लंबाई है 192 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। बिहार में इसे अपवित्र नदी माना जाता है। यह पठारी भाग से निकलकर गंगा नदी में मिल जाने वाली नदी है। अगली नदी है अजय नदी, क्योंकि नदियों के बारे में पूछा जाता है इसलिए नोट कर लीजिएगा। कहां से उद्गमित हुई है? जमुई से, बटपाड़ स्थान है, ध्यान रखिएगा वहां से। इसका मुहाना कहां बनता है? पश्चिम बंगाल गंगा नदी में। नोट कर लीजिएगा। लंबाई है 288 किलोमीटर। पथरो, जयंती इसकी सहायक नदियां हैं। यह पठारी भाग से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक मानी जाती है। अगली नदी है किऊल नदी, कहां से उद्गमित हुई है? छोटा नागपुर के पठार से। स्थान याद रखिएगा हजारीबाग। मुहाना कहां बनाती है? सूर्यगढ़ा, लखीसराय में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। लंबाई है 111 किलोमीटर। और अन्य इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बरनर, अंजन, हलाहल इसकी सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार से आने वाली तथा पठारी भाग से निकलकर गंगा नदी में मिलने वाली छोटी छोटी नदियों में से एक किऊल नदी भी है। तट पर बसे शहर की बात करें तो लखीसराय और किऊल, ध्यान रखिएगा ये तट पर बसे हुए शहर हैं। और इस तरीके से हमने बिहार की उन सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा की जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। एक और बात ध्यान रखना है आपको कि सुबह 9 बजे हम लाइव सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट अफेयर के साथ साथ हम उसमें कुछ साइंस के प्रश्न भी शामिल करेंगे। तो बिना देरी के आप साइंस की अगर चाहते हैं कि आपको साइंस का रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो सुबह 9 बजे वाली लाइव क्लास में जरूर आए। ठीक है, मिलते हैं अगले बीपीएससी बूस्टर सीरीज में। पढ़ते रहिए, रिविजन करती रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।